नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यशस्वी एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करने जा रहे हैं रूस और यूक्रेन के वॉर के बारे में। ये युद्ध जब शुरुआत में जब छेड़ा गया रूस के द्वारा, तो ऐसा लग रहा था दुनिया में सभी के द्वारा, सभी विशेषज्ञों के द्वारा ये कहा जा रहा था, रूस के द्वारा ये दावा किया गया कि 24 घंटे के अंदर यूक्रेन को घुटने पर ला दिया जाएगा, यानी इस युद्ध को जीत लिया जाएगा। लेकिन आज ये युद्ध जो है वो कहीं भी समाप्त होते हुए नहीं दिख रहा है और यूक्रेन ने एक तरीके से रूस को घुटनों पर ला दिया है। यानी इस समय रूस फंसते हुए दिखाई दे रहा है। दुनिया की दो महाशक्तियां इस समय युद्ध में पूरी तरीके से खुद को झोंकी हुई हैं। एक तरफ अमेरिका अमेरिका को ईरान ने पूरी तरह से परेशान करके रखा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन ने रूस को परेशान करके रखा है। आज के सेशन में हम विश्लेषण करने जा रहे हैं कि जो अभी तक न्यूज आ रही हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि रूस के द्वारा यूक्रेन का जो एक बड़ा हिस्सा, जो ज्योग्राफिकल एरिया दबा लिया गया था या फिर जिस पर कब्जा कर लिया गया था, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन उसमें वापसी कर रहा है और बहुत बड़े क्षेत्र को यूक्रेन वापस ले चुका है। दूसरी तरफ रूस की जो लॉजिस्टिक सप्लाई है, सप्लाई चेन है, उसको भी यूक्रेन ने खत्म करने की पूरी कोशिश की है और इससे रूस संकट में आता हुआ दिख रहा है। रूस में तेल का संकट इस समय पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिससे रूस जो है परेशान है। इसके अलावा रूस के जो दुश्मन देश हैं उनको भी खुलकर बोलने का मौका मिल गया है। पहली बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा ये कहा गया है, ये स्वीकार किया गया है कि देश मुश्किल में है, यानी रूस जो है वो मुश्किल में है। तो आज के सेशन में हम पूरा विश्लेषण इसका करेंगे कि ये स्थिति कैसे बनी, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनके कारण यूक्रेन जीतता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि रूस जो है अपनी एक ज्यादा आक्रामक क्षमता के साथ में हमला करे तो यूक्रेन को वापस से पराजित कर सकता है, घुटनों पर ला सकता है। लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है उनका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। वर्तमान की जो सिचुएशंस हैं उनसे पूरी दुनिया भी प्रभावित हो रही है और भारत पर इसका बहुत ज्यादा असर है। इसका भी हम विश्लेषण करेंगे, उन सभी फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर खबर समझिए आप क्या है। क्या यूक्रेन से हारने वाला है रूस? क्रीमिया फिसल रहा है, तेल के लिए लंबी कतार है, पुतिन बोले मुश्किल में है देश। ये यहाँ पर सुर्खियां हैं। तो इन सुर्खियों से आप देख सकते हैं कि ये रूस के लिए बहुत डरावनी चेतावनी है या फिर रूस जिसको भुगत रहा है वो चीजें यहाँ पर सामने आई हैं। यूक्रेन स्ट्राइक रशियन शिप नियर क्रीमिया एस्केलेटिंग अटैक्स ऑन फ्यूल सप्लाई। यानी रूस की जो फ्यूल सप्लाई है उस पर अटैक किया गया है। रसिया के जो जहाज हैं उन पर अटैक किया गया है। उसकी सप्लाई चेन को तोड़ा गया है। क्रीमिया जो कि रूस के अभी अंडर में है 2014 से, उसको कहीं ना कहीं यूक्रेन ने वापस लेने की तैयारियां शुरू की हैं, उसको तोड़ने की कोशिश की है। यहाँ पर आप देखिए कि इस स्थिति में आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन के द्वारा जो हमले किए गए हैं जिससे रूस जो है बैकफुट पर आया है, उसमें जो रूस में क्राइसिस पैदा हुआ है उसकी स्थिति आप यहाँ पर देखिए कि रूस का एक बहुत ही पुरजोर विरोधी जो है वो है एस्टोनिया। एस्टोनिया के जो विदेश मंत्री है उन्होंने ये कहा है कि वर्तमान में जो रूस पर प्रेशर है, वहां की जो बहुत ज्यादा रिच फैमिलीज हैं, उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर इतना प्रेशर क्रिएट किया हुआ है कि हो सकता है पुतिन आने वाले कुछ समय में परिवार सहित खिड़की से कूद जाए। यानी यहां तक मजाक की स्थिति जो है वो बनाई जा रही है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। अब देखो यहाँ ये स्थिति जो है बनी कैसे, उस पर समझिए आप। यूक्रेन ने ऐसा क्या किया है उसको समझिए। यहाँ सबसे पहले तो इस स्थिति को देखें। ये यूक्रेन का मैप आपको दिख रहा है, ये रूस का मैप आपको दिख रहा है और ये जो छोटा सा क्षेत्र है ये है क्रीमिया। क्रीमिया जो कि पहले यूक्रेन के पास हुआ करता था 1954 से लेकर, यानी 1954 में ये क्रीमिया जो है ये यूक्रेन के पास था, लेकिन इसे 2014 में रूस के द्वारा हमला करके इसको अपने में शामिल कर लिया गया। और ये जो येलो वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये वो क्षेत्र है जो 2022 में जब रूस ने अटैक किया है और आज 2026 तक इस क्षेत्र को रूस ने अपने में शामिल किया है। ये यूक्रेन का क्षेत्र है। यानी एक बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र जो है वो रूस के पास है इस समय, यूक्रेन का। यहाँ पर लेकिन स्थिति क्या है, ये है सी ऑफ एजोव, सी ऑफ एजोव और ये है ब्लैक सी। इनकी जो महत्व है, इनका जो महत्व है इन सागरों का, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो सी ऑफ एजोव है, यहां से रूस के द्वारा अपनी जितनी भी रणनीतिक गतिविधियां हैं, सामरिक गतिविधियां हैं, यूक्रेन के खिलाफ की जा रही थी, यहीं से यूक्रेन पर हमला किया जाता था। लेकिन अब यूक्रेन ने इसी को रूस का एक कह सकते हैं एक ड्रॉबैक बना दिया है। यहां पर ड्रोन के द्वारा हमले लगातार किए गए हैं और सी ऑफ एजोव में ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि यहां से रूस के जहाज नहीं निकल पा रहे हैं। अगर इसको आप विस्तार से देखें, यहां पर देखिए आप कि ये यहां इस स्थिति को आप समझें कि ये वाली जो स्थिति है क्रीमिया और ये रूस है, ये एजोव सी है। यहां से ये छोटा सा रास्ता जो है, ये यहाँ से कर्च ब्रिज निकलता है या कर्च स्ट्रेट कहते हैं, ये एक ब्रिज बना हुआ है लगभग 5 किलोमीटर के आसपास का। यहाँ से रूस के और इसके अलावा एक 4 लेन का जो सड़क वाला जो क्षेत्र है वो भी यहाँ पर डेवलप किया गया रूस के द्वारा। तो यहाँ से रूस जो है अपना जो भी लॉजिस्टिक सप्लाई है वो बाकी के देशों के लिए लगातार करता आ रहा है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लैक सी के माध्यम से और एजोब सी के माध्यम से रूस बाकी की दुनिया में अपनी व्यापारिक गतिविधियों को करता है, एक्सपोर्ट करता है। लेकिन यूक्रेन ने अब यहाँ पर इतने हमले किए हैं ड्रोन के माध्यम से कि यहाँ रूस अपने जहाजों को आगे भेजने से डर रहा है, भेज नहीं पा रहा है। तो ये देखिए आप कि 2014 में क्रीमिया पर कब्जा किया गया, 2003 में यूक्रेन और रूस ने एक समझौता किया था कि एजोब सी जो है इसको हम मिलकर यूज में करेंगे, मिलकर हम इसका उपयोग में लेंगे। लेकिन कहीं जब भी रूस को ऐसा लगता था कि यूक्रेन पर दबाव डालना है तो एजोब सी जो है उसमें ऐसी गतिविधियां की जाती थी कि यूक्रेन जो है उसको रोक दिया जाता था। लेकिन आज मामला उलट गया है। ये वो स्थान है जहां से रूस तेल की सप्लाई करता है, गेहूं का एक्सपोर्ट करता है, सूरजमुखी का तेल, इस्पात और बहुत सारी ऐसी सामग्री हैं जो बाकी की दुनिया को भेजता है। लेकिन अब इस पर यहाँ यूक्रेन ने एक तरीके से कब्जा कर लिया है। कैसे कब्जा कर लिया है इसको भी आप देखिए। यूक्रेन ने लगभग 9 दिन में 116 जहाजों पर हमले किए हैं। 9 दिन में 116 जहाजों पर, यानी रूस के जो जहाज हैं उन पर हमला किए हैं। और यूक्रेन का जो ड्रोन सेना के कमांडर हैं वो हैं रोबोट ब्रोवदी। इनके द्वारा ये कहा गया कि 9 दिन में हमने 116 जहाजों को निशाना बनाया और एक ही रात में 11 जहाजों को हमने नष्ट किया है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं रूस जो है इसमें बैकफुट पर आ गया है। और इसको आप मैप से इससे देख सकते हैं कि ये 6 जून की स्थिति है। देखो 6 जून और 11 जून की स्थिति में अगर 5 दिन का डिफरेंस आप देखेंगे तो ये कर्च स्टेट है, ये कर्च स्टेट। यहाँ पर ये जहाजों की संख्या को दिखा रहा है। ये जो येलो सर्किल आपको दिख रहे हैं एजोब सी में, ये जहाज ऐसे लगातार वेटिंग लिस्ट में खड़े रहते थे। बहुत सारे जहाज एक एक करके इस तरीके से ऐसे निकलते हैं। लेकिन आज की जो स्थिति है, मतलब 11 जून की जो स्थिति है, 5 दिन के अंदर कितना डिफरेंस आया कि यहाँ पर आपको जहाज दिखाई नहीं दे रहे होंगे। क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्योंकि यहाँ ड्रोन हमलों के द्वारा इन जहाजों को नष्ट करने की जो प्रक्रिया है वो यूक्रेन के द्वारा शुरू कर दी गई। तो यहाँ इतना नुकसान ज्यादा हो रहा था रूस को कि रूस ने यहाँ से एक तरीके से इस रास्ते का यूज करना ही बंद कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या रूस इसको बंद कर सकता है? यानी क्या रूस का काम चल जाएगा इसके बिना? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता समझिए आप। देखिए रूस जो है दुनिया का सबसे बड़ा एक तो गेहूं निर्यातक देश है। गेहूं निर्यातक देश है, लगभग 20% के आसपास एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया को। और उसमें से 25% इस कर्च स्ट्रेट से करता है। यहाँ से 25% जो एक्सपोर्ट होता है रूस का वो इसी से होता है। तो यहाँ स्थिति ये बन गई है कि गेहूं की कीमतें रूस में बढ़ने लगी हैं। और अगर स्थिति यही लगातार बनी रही तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी गेहूं की कीमतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि 25% 20% के आसपास दुनिया को गेहूं कहां से मिल रहा है? रूस से मिल रहा है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक देश है, एक्सपोर्टर है। तो इसका इम्पैक्ट इस पर आने वाला है। दूसरी स्थिति आप देखें कि रूस, इसके अलावा ऑयल की बात करें हम तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, जिस पर हम और डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। रूस की तेल सप्लाई जो है, तेल तेल को जो एक्सपोर्ट करने की जो गतिविधियां हैं वो भी यहाँ पर बंद हो गई हैं। और स्थिति ये बन गई है कि रूस को तेल इंपोर्ट करना पड़ रहा है। इस पर हम डिटेल में आगे बात करेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि स्थिति ऐसी बनी है कि कहीं ना कहीं यूक्रेन ने दबाव रूस पर बना दिया है। अब आनन फानन में रूस को जब कुछ नहीं सूझ रहा है, रूस ने हालांकि अगर ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें तो यूक्रेन का बहुत बड़ा क्षेत्र यहां पर कब्जे में लिया है। लेकिन आने वाले समय की अगर बात की जाए तो यहां रूस को जब कुछ नहीं सूझा तो रूस ने क्या किया है कि यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा
एक बॉम्ब गिराया है। ये आप इसे एटम बॉम्ब नहीं कह सकते, लेकिन गैर परमाणविक बॉम्ब की तुलना में ये बहुत बड़ा हमला था। यानी इसका नाम था फैब 3000 किलोग्राम। फैब 3000 का मतलब है कि इस बॉम्ब का वजन 3000 किलोग्राम है, यानी 3 टन का एक बॉम्ब था, जिसमें लगभग 1200 से 1400 किलोग्राम का विस्फोटक पदार्थ भरा हुआ है। और इसको रूस ने अभी यूक्रेन के ऊपर गिराया है। यानी रिटेलिएशन रूस की तरफ से जो किया गया वो इसके द्वारा किया गया है। और ऐसी स्थिति में फिर ये लग रहा है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये इसका कोई समाधान नहीं होने वाला है, बल्कि ये बढ़ता हुआ जा रहा है। और रूस में ये आवाज उठने लगी है कि अगर ये स्थिति पैदा हो गई है तो हम न्यूक्लियर वॉर की तरफ भी जा सकते हैं। यानी न्यूक्लियर जो हमला है वो भी यूक्रेन पर किया जा सकता है। और मान लीजिए अगर ऐसा होता है तो तीसरे विश्व युद्ध को होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये जो अभी बॉम्ब गिराया गया ये इतना ज्यादा घातक है कि जहां भी ये गिरता है, अगर आप इसको देखेंगे, पहले ये देखिए अनगाइडेड बॉम्ब था और इसको किसी विमान के माध्यम से इस तरीके से टारगेट पर गिराया जाता था। इसमें कोई जीपीएस सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम नहीं लगा हुआ था। लेकिन आज रूस ने इसको बहुत ज्यादा एडवांस कर दिया है। इसमें एक यूनिवर्सल ग्लाइडिंग एंड करेक्शन मॉड्यूल नामक एक किट जोड़ी है। और इस किट के माध्यम से ये जो बॉम्ब है, इसको रूस के जो जहाज हैं, जैसे कि अभी S-34 के माध्यम से इसको सुखोई 30 Su-34 के माध्यम से यूक्रेन में गिराया गया था। तो ये 40 से 70 किलोमीटर दूर से ही रूस इसको गिरा सकता है, क्योंकि इसमें नेविगेशन सिस्टम इन्होंने जोड़ दिया है, ग्लोनास, जो कि रूस का खुद का है। और ये फिर ग्लाइड करते हुए टारगेट पर जाकर गिरता है। और इसमें जो विंग्स लगी हैं, ये इसको डायरेक्शन देती हैं, हवा में तैरने में मदद करती हैं। इसके अंदर ये जो टेल लगी है, ये इसको सटीक डायरेक्शन के माध्यम से टारगेट के पास पहुंचाती है। तो ये जो इन्होंने, रूस ने यहाँ पर कदम क्यों उठाया, उसका कारण क्या है कि यूक्रेन की तरफ से जो वॉर हो रहा है वो ड्रोन के माध्यम से हो रहा है, जो कि बहुत कम कीमत के हैं। और रूस का जो यहाँ भारी भरकम जो या फिर बड़ी लागत वाली जो मिसाइल हैं, क्रूज मिसाइल हैं, वो नष्ट हो रही हैं, एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट हो रहे हैं, लड़ाकू जहाजों को खतरा है। तो रूस ने यहाँ पर एक तरीके से इसका तोड़ निकाला है कि इन बॉम्ब के माध्यम से हम क्या करें, यूक्रेन को नुकसान पहुंचा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। और क्रूज मिसाइलों की तुलना में इनको अब प्रायिकता पर रखा गया है। अब देखो यहाँ सवाल ये उठता है कि जिस युद्ध की ये युद्ध शुरू हुआ था 24 फरवरी 2022 को, और इसके बारे में कहा जा रहा था, एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि 24 घंटे के अंदर यूक्रेन जो है वो घुटनों पर आ जाएगा, यानी रूस जो है इस युद्ध को जीत जाएगा। लेकिन आज लगभग मान के चलिए 4 साल 4 महीने 18 दिन के आसपास का समय हो चुका है। तो अभी भी युद्ध की स्थिति जो है वो इस तरीके से बनी हुई है कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि रूस जीत रहा है या यूक्रेन। हालांकि यूक्रेन को नुकसान काफी हुआ है, लेकिन अगर आप आबादी के हिसाब से, सैनिकों के हिसाब से देखें तो रूस को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इस पर भी हम आगे बात करेंगे। तो इसके कारण क्या है, इसके कारण क्या है, और ऐसा क्यों लग रहा है कि रूस इस युद्ध को, अगर मान लीजिए एक फ्रंट या उसमें वॉर के रूप में बात करें, हारते हुए नहीं दिख रहा, तो साइकोलॉजिकल एक तरीके से युद्ध हारते हुए दिख रहा है, मनोवैज्ञानिक रूप से। कैसे, इसको समझिए आप। देखिए यहाँ स्थिति यह है कि क्रीमिया को तो रूस ने 2014 में छीन लिया था यूक्रेन से। इसके बाद ये जो रेड वाला एरिया दिख रहा है, ये 2022 में जब हमला किया गया उसके बाद से रूस ने छीना है। अब ये, अगर आप इस इलाके की पूरे की बात करें तो ये यूक्रेन का लगभग 25% हिस्सा है। यानी 25% हिस्से पर यूक्रेन का जो हिस्सा है उस पर रूस ने कब्जा कर लिया था। ये, अगर आप आंकड़े को देखें मार्च 2022 में, तो रूस के पास में यूक्रेन का 1,52,332 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल था। लेकिन यहां से फिर यूक्रेन ने वापसी की है। और आज अगर मई 2026 की बात करें तो 1,18,249 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। इसका मतलब ये हुआ कि यूक्रेन ने काफी क्षेत्र जो है रूस से वापस ले लिया है। और अब तैयारियां किसकी चल रही हैं, क्रीमिया की। अगर क्रीमिया निकल जाता है तो रूस की ये एक तरीके से मनोवैज्ञानिक तौर पर हार हो जाएगी। क्यों हार हो जाएगी, क्रीमिया रूस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ घटनाएं और ये देखिए, रूस में इस समय पेट्रोल डीजल की किल्लत है। यानी रूस में लंबी लंबी कतारें हैं, आम जनता जो है वो भी रूस का विरोध करने में लगी है। रूस तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। लेकिन हालत यह है रूस की इस समय कि मई जून 2026 में यूक्रेन ने रूस की 36 से ज्यादा रिफाइनरियों पर हमले किए, और रूस की 10 में से 9 रिफाइनरी जो है उन पर हमला करके उनको क्षतिग्रस्त कर दिया है।
दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल एक्सपोर्टर, यानी रूस तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है और एक्सपोर्टर कच्चे तेल के रूप में दुनिया का दूसरा है। लेकिन हालत यह है कि अब विदेशों से हर महीने 4 लाख मीट्रिक टन पेट्रोल इंपोर्ट करना पड़ रहा है, यानी रूस जो है अब खुद आयात कर रहा है। और इसमें देखिए एक खबर क्या है कि भारत की जो नायरा एनर्जी है उससे करीब 60,000 मीट्रिक टन पेट्रोल अभी रूस ने खरीदा है। इसके अलावा बेलारूस, कजाकिस्तान, जापान से भी तेल खरीद रहा है और 31 जुलाई तक रूस ने तेल के सभी जितने भी एक्सपोर्ट थे सब पर पाबंदी लगा दी है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं संकट जो है वास्तव में ग्राउंड लेवल पर है वास्तव में, जिसको इस समय रूस झेल रहा है और इसीलिए व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि देश मुश्किल में है। अब देखो, इस क्रीमिया की हमने कहा कि ये स्ट्रेटेजिकली रूस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ब्लैक सी, एजोव सी और यूक्रेन, इन तीनों के बीच में अगर रूस को यहाँ पर एक कंट्रोलिंग मोड में रहना है तो क्रीमिया रूस के पास में रहना बहुत जरूरी है। अब क्रीमिया में अभी तक ये हुआ था कि रूस का पूरी तरह से डोमिनेंस था, रूस का अधिकार है, लेकिन अब यहां पर यूक्रेन ने रूस को बैकफुट पर लाना शुरू किया। कैसे? एक तो जो कर्च ब्रिज है उसको, जिसके दो हिस्से हैं, एक तो रेलवे लिंक और एक 4 लेन का जो सड़क है, उन दोनों पर यूक्रेन ने ड्रोन से हमला शुरू कर दिया है। उनका उपयोग करना रूस के लिए मुश्किल हो रहा है, रूस उनका उपयोग नहीं कर पा रहा है। दूसरा, देखिए कि जो जमीनी रास्ता है यूक्रेन की जमीनी पर, जो जिससे वो रूस जुड़ता है इससे, वहां पर जो मारियोपोल शहर की सड़क है उस वो क्रीमिया से जुड़ जुड़ गया था। यूक्रेन यहां भी लगातार ड्रोन हमले कर रहा है और उसको अलग थलग कर रहा है। समुद्री रास्ते की बात करें तो 6-7 जुलाई की स्थिति, जैसा कि यहां पर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एजोव सी जो है वहां पर 10 रूसी जहाजों को नष्ट किया गया, 116 हमले किए गए हैं, तो वहां पर जहाजों की आवाजाही रोक दी है। तो कहीं ना कहीं क्रीमिया को तोड़ने की कोशिश यहां पर की जा रही है। यहाँ देखिए आप कि इन्होंने, रूस के द्वारा ये दावा किया गया है कि ऐसी स्थिति हम यहाँ पर पैदा कर देंगे क्रीमिया में कि यहाँ पर रूस के जो सैनिक हैं उनका रुकना मुश्किल हो जाएगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, उनके पास में जो सप्लाई चेन है वो पूरी तरह से तोड़ दी जाएगी। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि यूक्रेन के पास इतनी पावर तो है नहीं, तो फिर यूक्रेन रूस से इतनी टक्कर ले कैसे पाया? उसका सीधा सा कारण पूरी दुनिया जानती है कि नेटो कंट्री जितनी भी हैं वो सब यूक्रेन के पीछे खड़ी हैं, दूसरी तरफ अमेरिका पीछे खड़ा है। और स्थिति क्या है कि जब शुरुआत में सबको पता था कि यूक्रेन के पास हथियार नहीं है, उस समय देखिए आप अगर आंकड़ों को देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं कि लगभग 358 बिलियन यूरो के आसपास, यानी 38.6 लाख करोड़ रुपए यूक्रेन को सहायता अब तक दी जा चुकी है, जनवरी 2022 से लेकर अप्रैल 2026 तक। इतने डोनर्स ने 38.6 लाख करोड़ रुपए की यहां पर आर्थिक सहायता दी है। यहां पर पोलैंड ने 318 टैंक, अमेरिका ने 305 लड़ाकू गाड़ियां, 201 हॉवित्जर तोपें, 18 एयर डिफेंस सिस्टम, 41 हाइमर्स रॉकेट, जर्मनी ने 18 लेपर्ड समेत 60 टैंक दिए हैं, 110 हॉवित्जर। कुल मिलाकर फ्रांस, ब्रिटेन, सभी देशों ने जो सहायता कर सकते हैं यूक्रेन की, सारी यहां पर सहायताएं की हैं। और 7 जुलाई को एक यहां पर टर्की जो है उसमें एक शिखर सम्मेलन हुआ था नेटो का, उसमें जेलेंस्की जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा था कि अब हमारी स्थिति ये है कि हम सब कुछ बना सकते हैं, यानी हम जितने भी वेपन्स हैं सभी को विकसित कर रहे हैं, बस हमें एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, यानी एयर डिफेंस सिस्टम जो है उनकी हमारे पास कमी है, तो उसके लिए ये देश सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए आप कि दूसरे कुछ और फैक्टर्स पर हम बात करें कि यहाँ पर यूक्रेन और कैसे फायदे में रहा। एक्चुअल में रूस जो युद्ध लड़ रहा है उसे कहते हैं एट्रिशन वारफेयर। एट्रिशन वारफेयर का मतलब यह है कि रूस की जो सोच है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा सैनिक और तोपें, टैंक वगैरह सामने खड़े कर दिए जाएं और दुश्मन को पूरी तरह से थका दिया जाए। लेकिन यूक्रेन ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई है वो है असिमेट्रिक वारफेयर सिस्टम। एसिमेट्रिक वारफेयर सिस्टम का मतलब यह है कि कम लागत के जो वेपन्स हैं उनकी भारी संख्या दुश्मन पर भेजी जाए, और वो है सबसे महत्वपूर्ण चीज ड्रोन। ड्रोन का इतना ज्यादा उपयोग किया है यूक्रेन के द्वारा, इसी तरीके से ईरान ने अमेरिका के द्वारा, कि बहुत ज्यादा महंगी मिसाइलें, एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, सभी को नष्ट करने का कार्य इन ड्रोन के माध्यम से किया गया है। यूक्रेन के पास में अच्छी या पॉजिटिव पॉइंट ये है कि बहुत सारे लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी वाली ड्रोन है।
यहाँ पर देखो आप, यूक्रेन मात्र $500 का ड्रोन बना रहा है, ठीक है, 48,000 रुपए का, जिसे कहते हैं फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन जो है, और वो लाखों की जो मिसाइल हैं उनको नष्ट करने में सक्षम है। यहाँ पर ये आप पिक्चर देख रहे होंगे, यूक्रेन ने एक बहुत बड़ा हमला किया था जिसमें बहुत छोटे छोटे ड्रोन जो हैं लगभग 117 के आसपास थे, जिनको बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि सावधानी के साथ में रूस के 4,000 किलोमीटर भीतर वाले क्षेत्र में भेजकर हमला किया गया और रूस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। 40 से ज्यादा स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जो हैं वो तबाह कर दिए थे। मागुरा सी ड्रोन्स जो हैं उनके द्वारा समुद्र में हमला किया जा रहा है। तो जो असिमेट्रिक वारफेयर सिस्टम है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो यूक्रेन को आगे लाता है। फिर यहाँ पर देखिए आप, यूक्रेन के जो लोग हैं उनकी अगर आप बात करें कि हाल ही में 4 साल 4 महीने युद्ध लड़ने के बाद भी जब सर्वे कराया गया तो उसमें यह सामने आया है कि यूक्रेन के 65% लोग आज भी ये चाहते हैं कि रूस को जवाब दिया जाए, हम हार मानने वाले नहीं हैं, हम युद्ध लड़ेंगे। और यहाँ पर देखिए एक फैक्टर की हम बात करें कि यहाँ जो रूस जो है, रूस का रूस ने जब इस पर दबाव बनाना चाहा तो यहाँ पर एक शब्दावली जो है वो आती है बहुत महत्वपूर्ण, जिसे कहा गया कि रूस ने अभी क्या किया था कि यहाँ की जो पावर ग्रिड है, पानी की सप्लाई है, थर्मल पावर है, उनको रोकने की कोशिश की। तो यहाँ पर जो यूक्रेन के जो लोग हैं उन्होंने इसे क्या कहा, चोलोडोमोर। चोलोडोमोर का मतलब क्या है? एक्चुअल में स्टॉलिन जो है, जोसेफ स्टॉलिन, ये रूस के एक तानाशाह हुआ करते थे, सोवियत संघ रूस का जब समय था, और उन्होंने उस समय यूक्रेन पर हमला किया और उस समय यूक्रेन के लोगों की जो कह सकते हैं फूड लॉजिस्टिक सप्लाई थी उसको बंद कर दिया था भूखा मारने के लिए। और उस समय एक शब्द निकला था जिसका नाम था होलोडोमोर। होलोडोमोर यानी भूख से लोगों को मारना। यहां पर जब इन्होंने कहा कि भाई आपके पावर ग्रिड वगैरह इन सबको नष्ट कर देंगे ताकि ठंड से लोग मर जाएं, तो यूक्रेन के लोगों ने कहा कि ये हमारे लिए नई बड़ी बात नहीं है, ये चोलोडोमोर है, आप ठंड से मारना चाहते हैं लेकिन हम लड़ेंगे। तो कहने का मतलब एक जज्बा है, लड़ने का एक जज्बा है जो यूक्रेन के लोग इस समय दिखा रहे हैं। रूस के बारे में अगर हम बात करें कि क्या वास्तव में रूस जो है कि एक बड़ा युद्ध हार चुका है या हार जाएगा या घुटनों पर आ जाएगा, तो ऐसा कहीं नहीं है। ये बात नहीं कह रहे, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि रूस आज भी स्ट्रांग है यूक्रेन की तुलना में। रूस के पास में लगभग 20% एरिया जो है यूक्रेन का आज भी है, और रूस के पास ये क्षमता है कि वो भारी भरकम हमला कर सकता है, न्यूक्लियर वेपन से हमला कर सकता है, गोला बारूद या दूसरे वेपन्स की रूस के पास कोई कमी नहीं है। लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जहां पर रूस जो है वो पिछड़ता हुआ दिख रहा है, और इसमें बहुत बड़ी एक और फैक्टर है, वो है रूस का ज्योग्राफिकल रीजन। ज्योग्राफिकल रीजन इतना बड़ा है कि रूस लड़ते लड़ते खुद थक गया है। इतना बड़ा क्षेत्र, दुनिया का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, तो उसमें रूस कहीं ना कहीं खुद ही परेशान हो रहा है। यहाँ पर अगर हार का मतलब ये है कि भाई पूरी तरह से हार जाए रूस, तो ये संभव नहीं है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि रूस की रिफाइनरियों को नष्ट कर देना, इसके जो समुद्री रास्ते हैं उनको बंद कर देना, मनोवैज्ञानिक रूप से रूस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाना। यहाँ के सैनिकों की बात करें तो सैनिकों का रेशियो अभी जो पहुंच गया है वो 8:1 है, यानी रूस के 8 सैनिक मर रहे हैं तो यूक्रेन का 1 मर रहा है। तो ये अपने आप में एक मनोवैज्ञानिक रूप से हार है रूस की, जो यहाँ पर दिख रही है। अब देखिए, मान लीजिए रूस बैकफुट पर आता है, तो इसका क्या प्रभाव होगा, और रूस अगर जीत जाता है तो इसका क्या प्रभाव होगा। अगर मान लीजिए रूस हार जाता है तो इससे नेटो जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। रूस के द्वारा जो तेल आयात किया जाता है, सॉरी, एक्सपोर्ट किया जाता है, उस पर पाबंदी पहले ही नेटो कंट्रीज और इन्होंने लगा रखी है। तो तेल महंगा हो जाएगा क्योंकि रूस, इसके लिए समुद्री जो क्षेत्र हैं उस पर यूक्रेन का कब्जा होगा, तो यहां से रूस नहीं कर पाएगा। कमजोर देशों पर हमला आसान नहीं होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट हो रहा है कि ईरान पर हमला किया अमेरिका ने, अमेरिका फंस गया। रूस ने हमला किया यूक्रेन पर, रूस फंस गया। ठीक है, और तीसरा एक सबसे भयंकर जो खतरा है वो ये है कि कहीं रूस परेशान होकर परमाणु हमला ना कर दे। परमाणु हमला कर दिया तो इससे तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। भारत पर क्या असर होगा? देखिए, भारत ने 2004 से लेकर 2024 तक लगभग 65% जो वेपन्स हैं वो रूस से मंगाए हैं। अब रूस अगर ऐसी स्थिति में आता है तो हमारी इस डिफेंस सप्लाई पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट होने वाले हैं। मई 2026 की बात करें तो रूस से हमने लगभग 40% तेल जो है आयात किया था। हमारी जो टोटल डिमांड है उसके अकॉर्डिंग 40% तेल जो है हमने रूस से मंगाया है। लेकिन अब रूस इस स्थिति में नहीं है, तो हमारे लिए भी ये संकट पैदा हो सकता है।
और स्ट्रेटेजिक जो हमारे लिए चैलेंज है वो तो है ही, क्योंकि रूस भारत का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर देश है, भरोसेमंद दोस्त है। रूस ने हमेशा हमारी सहायता की है, हमारे साथ खड़ा रहा है। तो रूस संकट में आता है तो डेफिनिटली कहीं ना कहीं भारत पर इसका स्ट्रेटेजिक जो इम्पैक्ट है वो भी होगा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने विश्लेषण करने की कोशिश की कि यूक्रेन क्यों फ्रंट पर है और यहाँ रूस जो है बैकफुट पर क्यों आ रहा है, दोनों के कारण क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।